हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के दो राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सैयद राजवंश व लोधी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश व लोधी राजवंश। आज हम इस वीडियो में सैयद वंश और लोधी राजवंश दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं, जिसमें खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक खां शासक बना था। उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा था और उसके बाद आलम शाह गद्दी पर बैठा था। इसी प्रकार लोधी राजवंश में भी 3 ही शासक हुए हैं, जिसमें बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा था और सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के पतन के बाद 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां फिरोज तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद खिज्र खां ने तैमूर से मित्रता कर ली थी। तैमूर का आक्रमण भारत में 1398 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली सल्तनत पर नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसका अधिकार था। यह एक अयोग्य व निर्बल शासक था। इसका लाभ तैमूर ने उठाया और तैमूर ने 18 दिसंबर 1398 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने धूमधाम से दिल्ली पर अपना दरबार लगाया। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली को बहुत लूटा। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई युवक युवतियों को वह दास बनाकर अपने साथ ले गया। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में रुका और उसकी भारत में शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी। 1 जनवरी 1399 में उसने दिल्ली को छोड़ दिया और भारत से जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर की जागीरें सौंपकर और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ छोड़ के चला गया। भारत से जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान व दीपालपुर की जागीरें सौंप दी थी। इसके बाद इसने अपनी शक्ति को बढ़ाकर दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन किया। खिज्र खां ने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। इसके शासक बनते ही अनेक प्रदेशों में विद्रोह आरंभ हो गए थे, जिसको खिज्र खां ने सफलतापूर्वक दबाया। खिज्र खां ने पंजाब, खोखरो, जौनपुर, बदायूं में होने वाले विद्रोह को दबाया। खिज्र खां ने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न की और न अपने नाम के सिक्के जारी किए। जो खिज्र खां था, उसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं बताया और ना ही अपने कभी नाम के सिक्के जारी किए। बस उसने रैयत आला की उपाधि जरूर धारण करी थी। वो भी रैयत आला से तात्पर्य किसी अन्य शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना, क्योंकि इसने जो तैमूर था उसने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो उसने उसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था और उसे प्रतिवर्ष यह कर वगैरह भी भेजता था। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक खां शासक बना। मुबारक खां के शासक बनते अनेक प्रांतों में युद्ध हुए। इसका पूरा शासनकाल ही विद्रोह को दबाने में व्यतीत हुआ। इसने 1421 से लेकर 1434 तक दिल्ली पर शासन किया। मुबारक खां के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र कर उसकी हत्या कर दी। मुबारक खां सुल्तान की उपाधि धारण की। खिज्र खां ने तो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, पर उसके पुत्र मुबारक खां ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। मोहम्मद खां ने याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। इसने तारीख़ मुबारक शाही की फ़ारसी भाषा में रचना की थी। सरवर उल मुल्क ने खिज्र खां की अल्पवयस्क नाती मोहम्मद शाह को शासक बनाया और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। खिज्र खां के बाद मुबारक खां शासक बना। मुबारक खां के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने सब्र उल मुल्क की हत्या करवा दी और उसके स्थान पर कमाल उल मुल्क को अपना वजीर बनाया।
मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445 तक शासन किया। इसके शासनकाल में भी अनेक विद्रोह हुए। लाहौर व सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने विद्रोह कर सुल्तान बनने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा आलम शाह शासक बना। इसने अपनी राजधानी बदायूं को बनाया। इससे पहले राजधानी दिल्ली थी, परंतु इसने अपनी राजधानी बदायूं को बनाया। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसका लाभ बहलोल लोदी ने उठाया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि यह अब दिल्ली में नहीं था, तो दिल्ली का सिंहासन खाली था। इसका लाभ बहलोल लोदी ने उठाया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आलम शाह ने के वजीर हमीद खां ने उसे असफल कर दिया। आलम शाह के वजीर हमीद खां ने आलम शाह की अनुपस्थिति में दिल्ली का शासन देख रहा था तो उसने जब बहलोल लोदी ने आक्रमण किया तो उसने उसके आक्रमण को असफल बना दिया। बहलोल लोदी ने वजीर हामिद खां को दिल्ली बुलवाकर उसकी हत्या कर दी और बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 19 अप्रैल 1945 को स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार दिल्ली पर लोदी वंश के शासन की शुरुआत हुई। लोदी वंश का टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का था। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के अंत के बाद लोदी वंश के शासन की शुरुआत हुई। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश पहले अफगान वंश था। बहलोल लोदी के पूर्वज अफगान से मुल्तान में आकर बस गए थे। बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1951 में लोदी वंश की नींव डाली और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। यह एक कुशल शासक था। इसने अमीर वर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें भेंट व उपहार दिए। बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इसने विद्रोही सामंतों का दमन करने का निश्चय किया। बहलोल लोदी ने सबसे पहले मेवात के सूबेदार अहमद खां पर आक्रमण किया और उसके सूबे के 6 जिलों को अपने अधिकार में ले लिया। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह कालीन पर बैठकर अपना दरबार चलाता था। बहलोल लोदी सिंहासन पे कभी नहीं बैठा, वह अपना दरबार चलाने के लिए नीचे कालीनों पर बैठता था और उसके सरदार भी उसके आसपास बैठे रहते थे जब उसका दरबार शुरू होता था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया। इसका मूल्य टंका के मूल्य से 1/3 था। यह सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा। बहलोल लोदी ने एक बहलोली नामक सिक्का चलाया था, जो कि उस टाइम जो टंका चलता था, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो उसका जो मूल्य था वह 1/3 ग्राम था टंका के बहलोली सिक्के का। और यह अकबर के समय तक, जब अकबर आएगा तो अकबर अपनी मुद्रा चालू करेगा, उससे पहले बहलोली सिक्का ही चलता था। बहलोल का अंतिम अभियान ग्वालियर पर आक्रमण था। इसने ग्वालियर के शासक को पराजित कर अपार धन लूटा। ग्वालियर से लौटते समय बहलोल बीमार हो गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। बहलोल की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र सिकंदर लोदी 1489 में शासक बना। बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, जिसमें कि उसका तीसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। सिकंदर के बचपन का नाम निज़ाम खां था। निज़ाम खां सिकंदर की उपाधि धारण कर दिल्ली का सुल्तान बना। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था। इसने विरासत में प्राप्त विशाल साम्राज्य को संगठित व शक्तिशाली बनाए रखने का प्रयास किया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठते ही अनेक समस्याओं से वह गिर गया। सिकंदर का भाई बारबक शाह व उसके सहयोगी सरदार ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। दूसरी समस्या, अन्य राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रयास करने लगे। इन समस्याओं से निपटने के लिए सर्वप्रथम सिकंदर ने विद्रोह का दमन करना आरंभ किया। सिकंदर ने अपने भाई बारबक शाह को कन्नौज के पास हराया और उसे
पुनः जौनपुर का सूबेदार बना दिया। जब सिकंदर लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तब उसका भाई बरबक शाह जौनपुर का सूबेदार था, परंतु इसके सिंहासन पर बैठते ही उसने विद्रोह कर दिया क्योंकि उसे भी सरदार बनना था। और दोनों के बीच कन्नौज पे युद्ध हुआ जिसमें कि बरबक शाह हार गया और सिकंदर लोदी ने उस पर दया करके उसे पुनः जौनपुर का सूबेदार बना दिया। कुछ समय बाद जौनपुर पर हिंदू सरदारों ने विद्रोह कर दिया। बरबक शाह यह विद्रोह दबाने में असफल हुआ और भाग गया, जिससे क्रोधित होकर सिकंदर ने उसे बंदी बनवा लिया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा से पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु सिकंदर लोदी की दो राजधानी थी, एक दिल्ली थी और एक आगरा थी, परंतु उसने बाद में अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट कर दी। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य राजस्थान पर अपना अधिकार बनाए रखना और व्यापारी मार्गों को अपने नियंत्रण में रखना था, क्योंकि इस समय जो राजस्थान के जो राजपूत थे वो विद्रोह कर देते थे बार बार। इससे निपटने के लिए उसने आगरा को ही राजधानी बनाया था, जिससे कि उस पर नियंत्रण रखा जा सके और जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं जिनको चोर डाकू से सुरक्षित रखने के लिए ही उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था। सिकंदर लोदी एक कट्टर मुसलमान शासक था। इसने बौद्धन नामक एक हिंदू व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू धर्म इस्लाम धर्म के समान ही सच्चा है। सिकंदर लोदी ने भी कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। सिकंदर लोदी भी एक कट्टर मुसलमान शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी व फिरोज तुगलक की तरह ही हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई थी और बौद्धन एक जो हिंदू था उसका मानना था कि जो हिंदू धर्म है वो इस्लाम धर्म के समान ही सच्चा है, तो उसने इसे मृत्युदंड दे दिया और इसने कई मंदिरों को तोड़ा और उसके जगह पर इसने मस्जिदों का निर्माण करा दिया। हिंदू देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े इसने कसाईयों में बंटवा दिए ताकि उससे का उपयोग वह बाट के रूप में कर सकें। इसने थानेश्वर की पवित्र तालाब में हिंदुओं के स्नान करने पर रोक लगा दी। इसने हिंदुओं पर अत्यंत कठोर कर लगाए। इसने ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया। इसने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। सिकंदर लोदी एक कट्टर मुसलमान था, तो ये चाहता था कि सभी इसके धर्म को अपना लें। इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और उन्हें बलपूर्वक इसने मुसलमान बनाया। सिकंदर लोदी सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला मुसलमान था, अतः इसने हिंदुओं के साथ साथ शिया मुसलमानों पर भी अत्याचार किया। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था। यह फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखा करता था। इसके काल में लज्जते सिकंदरी नामक संगीत की पुस्तक की रचना हुई। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी ने कृषि के विकास के लिए भी गज-ए-सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को नापने में किया जाता था। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद अफगान अमीरों ने सिकंदर के पुत्र इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में सुल्तान बनाया। सिकंदर लोदी एक योग्य व पराक्रमी शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया था और सुल्तान के पद के सम्मान में उसमें वृद्धि की थी। उसने अपनी कुशल नीतियों से राज्य की समस्याओं को सुलझाया था। इतना योग्य होने के बाद भी जिस धार्मिक नीति का उसने पालन किया था उसने उसके यश को कम कर दिया था। उसने हिंदू व शिया मुसलमानों के प्रति अत्यधिक कठोर नीति को अपनाया था, जो कि उसकी एक बड़ी भूल थी। इब्राहिम सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र शासक बना था, जिसका नाम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम दिल्ली सल्तनत व
लोदी वंश का अंतिम शासक था। शासक बनने के बाद इसने अपने पिता की नीतियों का अनुकरण किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद इब्राहिम के भी भाई जलाल खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इब्राहिम ने इसको पराजित कर उसकी हत्या करवा दी। इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर आक्रमण किया। महाराणा महाप्रतापी शासक था। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। खतौली नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना भाग खड़ी हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी व राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। खतौली के युद्ध में हारने के बाद बिहार के सुल्तान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब यह खतौली के युद्ध में हार गया तो इसका लाभ बिहार के सुल्तान ने उठाया और उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसे दंडित करने के लिए इब्राहिम ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी से सहायता मांगी। दौलत खां ने स्वयं न आकर अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इससे इब्राहिम क्रोधित हो गया और दौलत खां लोदी को दंडित करने का निश्चय किया। इब्राहिम की निरंकुशता से तंग आकर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी व आलम खां ने इब्राहिम को पराजित करने के लिए काबुल के शासक बाबर की सहायता मांगी। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था और दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार था। इन दोनों ने बाबर को आमंत्रण दिया था कि आके वह इब्राहिम लोदी को हराएं और वह वापस इनका मानना था कि वह युद्ध करके हमें यहाँ का साम्राज्य सौंपकर वापस चला जाएगा। परंतु जो बाबर था वह भारत पर आक्रमण करके वहाँ साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा था। बाबर जब भारत आया तो इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर विजयी होता है और बाबर यहीं रुककर अपने साम्राज्य स्थापित करता है। बाबर ने इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आलम खां व दौलत खां का विचार था कि बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद काबुल वापस चला जाएगा, परंतु बाबर भारत पर अधिकार करना चाहता था। 12 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व बाबर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया। तुलुगमा नीति यानी थोड़ा पीछे की तरफ हटके फिर वार करना। बाबर की ये नई नीति थी जो कि भारतीय जो शासक थे वो इसको नहीं जानते थे, जिस कारण वह पराजित हो जाते थे। बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया, जिसके सामने इब्राहिम की सेना भयभीत हो गई। तोपों की आवाज़ से हाथी बिगड़ गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का भी प्रयोग किया था। इब्राहिम युद्ध में मारा गया और बाबर ने भारत पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में लोदी वंश का अंत व मुगल राजवंश की स्थापना हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।